दुनिया का सबसे अमीर, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार, एक ऐसा शख्स जो हर हफ्ते 420 मिलियन डॉलर्स कमा रहा है। इतना पैसा जिसको छुपाने के लिए उसको जमीन खोदनी पड़ रही है और यहाँ तक कि चूहे उसके नोट चबाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक आम सा लड़का आखिर पूरे कोलंबिया का किंग कैसे बन गया और कैसे उसने अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी DEA की नींद उड़ा दी। आज हम पूरी डिटेल्स के साथ समझने वाले हैं वर्ल्ड फेमस सीरीज नार्कोस को। अगर आप क्राइम और सस्पेंस के दीवाने हो तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी दोस्ती, धोखे और बेहिसाब खून खराबे से भरी है। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 1989 कोलंबिया से होती है, जहां सब कुछ बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा था और इसी प्रगति की आड़ में जुर्म भी लगातार बढ़ते जा रहा था। मर्फी कहानी सुनाते हुए कहता है कि नए प्रेसिडेंट के साथ अमेरिका और भी आगे बढ़ गया है और अब हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइस हैं जिनकी हेल्प से मुजरिम को ढूंढा जा सकता है। लेकिन ये डिवाइस एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते, यानी मुजरिम का पता चल भी गया तो आसपास का पूरा एरिया छानना पड़ता है। उन दिनों पुलिस एक खतरनाक हत्यारे को ढूंढ रही थी जिसको लोग पॉइजन के नाम से जानते हैं। पॉइजन अब तक सैकड़ों मर्डर कर चुका है, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन पुलिस उसी के बार में आकर उसके ही आदमियों को भून डालेगी। ड्रग की तस्करी करना, अफीम सप्लाई करना और लड़कियां बेचना, ये सब कुछ कोलंबिया में बिल्कुल आम बात हो गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मर्फी कौन है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है। दरअसल मर्फी DEA यानी कि ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का खास एजेंट है, जिसका बस एक ही मकसद है, ड्रग का सफाया करना। तभी हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं जो अपने अड्डे पर करोड़ों रुपए के ड्रग्स बना रहा था। तभी वहां पर आर्मी ऑफिसर्स आकर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। दरअसल इस डीलर का नाम है मार्टियो मरीनो, जो एक बहुत बड़े ड्रग माफिया के लिए काम करता है। फिर ऑफिसर्स मार्टियो और बाकी सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और उनको शूट कर डालते हैं, क्योंकि ड्रग का धंधा करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मार्टियो तो फिर भी बच जाता है। वो कई घंटों तक लाशों के बीच में लेटा रहता है ताकि किसी को भी शक ना हो। और फिर जब आर्मी ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं तो मार्टियो कॉकरोच की तरह लाशों के ढेर से बाहर निकलता है। और उस दिन के बाद से मार्टियो को सब लोग कॉकरोच के नाम से जानने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी गंदगी का सफाया करने के बावजूद एक छोटा सा कॉकरोच बच गया। लेकिन उस दिन के बाद से मार्टियो की किस्मत चमक गई, क्योंकि सभी लोग मारे जा चुके थे और मार्टियो इस बात का फायदा उठाकर पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेता है। अब मार्टियो जैसे चाहे वैसे ही धंधा चला सकता था और इसीलिए उसको एक पार्टनर की भी जरूरत थी। फिर मार्टियो दो बड़े स्मगलर से मिलता है। एक है स्मगलिंग फैमिली जो रईस होने के साथ साथ इस धंधे के बारे में काफी कुछ जानती है, और दूसरा नाम है द मैक्सिकन उर्फ कच्चा, जो पन्नों की स्मगलिंग का बेताज बादशाह है। लेकिन मार्टियो को ये दोनों ही लोग पसंद नहीं आते, क्योंकि इन दोनों से ऊपर भी कोई था जिसने स्मगलिंग की दुनिया में अपना खौफ फैला रखा था, और उस शख्स का नाम है पाब्लो। पाब्लो का कोई भी काम कच्चा नहीं होता, क्योंकि माल ले जाने से पहले वो आसपास के इलाके और वहां पर मौजूद ऑफिसर्स की पूरी कुंडली निकलवा लेता है। एक बार पाब्लो जब माल की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, तभी कुछ ऑफिसर्स उसको रोक लेते हैं। तभी ऑफिसर लुइस से कहता है कि आप बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हैं, इसलिए आपको जो भी तोहफा चाहिए वो लीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन लुइस पाब्लो की बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। लेकिन तभी पाब्लो वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स की कुंडली उनके सामने रख देता है कि वो लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। फिर ऑफिसर्स पाब्लो की बात सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आदमी था और यही पाब्लो का काम करने का तरीका भी था, इसीलिए यहाँ की सारी पुलिस उसकी जेब में है। फिर पाब्लो और मार्टियो की मुलाकात एक बार में होती है, जहाँ मार्टियो पाब्लो को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उसको साथ में काम करने के लिए भी कहता है। पाब्लो मार्टियो की बात मान लेता है, क्योंकि मार्टियो के पास माल है और पाब्लो के पास दिमाग और ताकत। और यहीं से नार्कोस की असली शुरुआत होती है, यानी ड्रग ट्रैफिकिंग की दुनिया। अब पाब्लो और मार्टियो दोनों हाथ मिला लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई है जो उनकी इस तस्करी की दुनिया को बर्बाद करने वाला है। तभी मर्फी और उसका साथी जॉन दोनों मिलकर एक क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, जो कि एक ड्रग के पैकेट को अपने बैग में छुपा कर ले जा रहा था। दूसरी तरफ पाब्लो का ड्रग का धंधा काफी फैलता जा रहा था। अब उसने मायामी में भी ड्रग्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब वो हर रोज फ्लाइट पकड़कर
बगैर मियामी नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने पुराने खिलाड़ी लायन को चुना जो इस काम में माहिर है। तभी पाब्लो की माँ लायन के लिए एक बढ़िया सा कोट बना कर देती है जिसके अंदर 3 सीक्रेट पॉकेट्स थी और उनमें आराम से 3 पैकेट ड्रग्स एडजस्ट हो जाएगा। अब लायन मेडिन और मियामी के बीच 20 से भी ज्यादा फ्लाइट्स लेता है, ड्रग्स अंदर और पैसा बाहर, और ये हर रोज होने लगता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, पाब्लो ने मियामी के सभी बड़े बड़े डीलर्स के साथ कॉन्टेक्ट बना लिए थे और उसके माल सप्लाई करने के तरीके भी बढ़ते गए। अब जब एयरवेज से काम नहीं बना तो पाब्लो ने ट्रक के जरिए माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। ट्रक के स्पेयर पार्ट्स में लगभग 20 किलो कोकीन फिट हो जाती है और हर रोज 10 ट्रक माल लेकर जाते हैं, यानी कि एक दिन में 200 किलो ड्रग्स की तस्करी। लेकिन पाब्लो की भूख अभी भी शांत नहीं होती, इसलिए अब वो पायलट लड़कियां और प्रेग्नेंट औरतों के जरिए माल सप्लाई करना शुरू कर देता है। हर रोज $1 मिलियन का माल मियामी भेजा जाता है और धीरे धीरे करके पाब्लो वहाँ का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बन जाता है। दरअसल पाब्लो ने जंगल के बीचों बीच कोकीन लैब्स खोली हुई थी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और वो आराम से अपना काम कर सके। फिर पाब्लो अपने दोस्तों को अपने बिजनेस के बारे में बताता है, जिसके बाद वो लोग आपस में एक डील करते हैं। दरअसल पाब्लो के दोस्त अपना माल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर पाना बहुत ही रिस्की है। लेकिन पाब्लो ये जिम्मा अपने सिर पर लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तुम्हारा 50% माल एक्सपोर्ट कर दूंगा और बदले में मुझे प्रॉफिट का 35% हिस्सा चाहिए। पाब्लो के दोस्त इस डील के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद 600 किलो कोकीन का एक्सपोर्ट और बढ़ जाता है। अब मर्फी और बाकी के ऑफिसर्स हर रोज लगभग 60 किलो ड्रग्स पकड़ा करते थे, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि इन 60 किलो की आड़ में 600 किलो ड्रग्स मियामी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मियामी शहर पूरे तरीके से बर्बाद होने लगता है। अब हर कोई पाब्लो का माल मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को तैयार था क्योंकि उसका माल दमदार भी था और असरदार भी। अगले सीन में हम देखते हैं मर्फी उदास होकर घर वापस आ जाता है क्योंकि लोग मर रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी मर्फी की वाइफ एना उसको बताती है कि आज एक प्रेग्नेंट औरत हमारे हॉस्पिटल में आई और जब तक मैं कुछ कर पाती उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। दरअसल वो औरत 350 ग्राम कोकीन अपने शरीर में लेकर आई थी और गलती से 12 ग्राम उसके खून में मिक्स हो गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। एना मर्फी को बताती है कि मैंने उस औरत के बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। अब मर्फी और एना दोनों ही इस कोकीन नाम की आफत से परेशान थे, लेकिन कोई और भी था जो उनसे भी परेशान था और उस शख्स का नाम है कॉकरोच। दरअसल पाब्लो मार्टियो को धोखा दे रहा था, जिसके बाद मार्टियो तय करता है कि वो ये बिजनेस रुकवा देगा, लेकिन मार्टियो को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। फिर एक दिन मार्टियो पुलिस को पाब्लो के माल के बारे में खबर कर देता है, जिसके बाद पुलिस पाब्लो के ट्रक को रोककर उसमें से 300 किलो कोकीन बरामद कर लेती है। फिर पाब्लो पुलिस स्टेशन आकर ऑफिसर से बात करता है, लेकिन ऑफिसर्स उसकी एक भी नहीं सुनते और उसको मुजरिम घोषित करके उसकी तस्वीर ले ली जाती है। लेकिन पाब्लो को अंदाजा भी नहीं था कि ये तस्वीर आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। फिर पाब्लो पुलिस को $1 मिलियन ऑफर करता है, लेकिन बदले में उसे उस आदमी का नाम चाहिए था जिसने पाब्लो के साथ गद्दारी की थी, यानी कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर ऑफिसर्स $1 मिलियन के लालच में मार्टियो का नाम बता देते हैं, जिसके बाद पाब्लो कॉकरोच को मारने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो मार्टियो के आदमी को मरवाता है जो मार्टियो का माल सप्लाई करता था, लेकिन पाब्लो का आदमी जब उसे मारने के लिए जाता है तो वहाँ पर मर्फी भी आ जाता है। दरअसल मर्फी को पक्की खबर मिली थी कि मार्टियो का एक आदमी प्लम्बर होने का नाटक कर रहा है और उसी की आड़ में माल सप्लाई करता है। फिर मर्फी और उसका साथी अपना गेटअप बदलकर उससे मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पाब्लो का एक आदमी आ जाता है और उन्हें शूट कर देता है। किस्मत से मर्फी बच जाता है, लेकिन उसका साथी ऑफिसर और मार्टियो का आदमी दोनों ही मर जाते हैं। फिर मर्फी पाब्लो के आदमी को पकड़ लेता है और उसको कोर्ट में पेश कर देता है, लेकिन पाब्लो उसे भी बेल पर छुड़वा लेता है। फिर वो कॉकरोच को मार डालता है और देखते ही देखते उसकी गिनती कोलंबिया के सबसे रईस ड्रग डीलर्स में होने लगती है। फिर मर्फी और उसकी वाइफ पाब्लो को रोकने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसकी देशभक्ति धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि अब तक पाब्लो 1000 से भी ज्यादा लोगों को मार चुका था, इसलिए अब उसको रोकना नामुमकिन है। अगले सीन में हम देखते हैं पाब्लो का आदमी उसको एक DEA एजेंट के बारे में बताता है जो उनके काम में दिक्कत कर रहा था। फिर जवाब में पाब्लो उसको कहता है कि तुम उस DEA एजेंट के हेड के पास $500 मिलियन पहुंचा दो और ये मामला यहीं पर खत्म कर दो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं मर्फी और एना अमेरिका से कोलंबिया जा रहे थे और जाते वक्त वो बहामास के ऊपर से गुजरते हैं जो कि ड्रग स्मगलिंग का अड्डा है। दरअसल पाब्लो का धंधा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसे कोलंबिया और मायामी के बीच एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां इजीली माल लाया जा सके और ले जाया जा सके। फिर पाब्लो का आदमी कार्लोस बहामास में एक आइलैंड खरीद लेता है ताकि माल लाने ले जाने का काम और भी आसान हो जाए। अब इनके पास दिक्कत डिमांड की नहीं बल्कि सप्लाई की थी, क्योंकि लोग तो हर कीमत पर इनका माल खरीदना चाहते हैं। फिर जब सप्लाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो पाब्लो प्रोडक्शन बढ़ाने की बजाय अपने तरीके बदल देता है। अब उनके ड्रग्स बनाने वाले साइंटिस्ट बियर में, कोल्ड ड्रिंक में और इसी तरह की और भी कई सारी चीजों में कोकीन मिलाकर उसको एक नया रूप दे देते हैं ताकि कभी भी पकड़ में न आए। अब कोकीन दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं छुपाया जाता था बल्कि वो खुद ही एक प्रोडक्ट बन गया था। अब नार्कोस के लोग इस तरह से कोकीन को छुपाते थे कि कोई भी ट्रेन डॉग भी अंदर के माल के बारे में पता ही नहीं लगा सकता था। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है और वो मुसीबत ये थी कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा था और उसको छुपाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। तभी पाब्लो का भाई गुस्तावो उसको ये सारी बात बताता है, जिसके बाद पाब्लो और गुस्तावो पैसों को जमीन में गाड़ देते हैं और ऐसा घर के कई अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। लेकिन फिर भी उनका पैसा खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर गुस्तावो पाब्लो को समझाता है कि हमें काम की गति थोड़ी धीमी करनी होगी क्योंकि पैसा बरसता ही जा रहा है। लेकिन पाब्लो उसकी बात नहीं मानता। पाब्लो का अकाउंटेंट, जिसको सब लोग ब्लैक बियर्ड के नाम से जानते थे, वो पाब्लो के खजाने का ध्यान रखता था। कितना पैसा किस जगह पर छुपाया गया है ये सारी बातें ब्लैक बियर्ड को पता थी। लेकिन वो कहते हैं ना, पैसों को दूसरों की नजर जल्दी लगती है। अब MI19 नाम का एक कम्युनिस्ट ग्रुप पाब्लो का पैसा हथियाना चाहता था और इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। दरअसल MI19 एक गुरिल्ला आंदोलन का नाम है जिसका लीडर था इवान और इसी के नाम पर यह कम्युनिस्ट ग्रुप बनाया गया है। अब इन लोगों को कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे पाब्लो खुद सामने से आकर उन्हें पैसे सौंप दे और ऐसा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता था और वो थी किडनैपिंग। अब MI19 पाब्लो की बजाय उसके बिजनेस पार्टनर ओचोवा ब्रदर्स की बहन मार्टा ओचोवा को टारगेट करते हैं और अगले ही दिन उसको किडनैप भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ मर्फी और एना एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद ऑफिसर्स मर्फी के बारे में पाब्लो को बता देता है, जिसके बाद मर्फी को कई घंटों तक वहीं पर बिठाए रखते हैं। तभी एना टीवी पर देखती है कि पाब्लो गरीब लोगों में पैसे बांट रहा है। दरअसल अब उनके पास पैसे छुपाने के और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे तरीके खत्म हो चुके थे और इसीलिए पाब्लो ने गरीब लोगों में पैसे बांटना शुरू कर दिया ताकि लीगली सारा पैसा बाहर आ जाए। अब पाब्लो पैसों के दम पर पॉलिटिक्स में आने की सोच रहा था और उसने तो यहाँ का प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देख लिया था। लेकिन लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस आदमी पर अपना प्यार लुटा रहे हैं वो असल में एक ड्रग डीलर है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर सीनियर ऑफिसर्स आकर मर्फी का पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर जल्दी ही उसकी एक कॉपी पाब्लो के पास भेज दी जाती है। पाब्लो कोलंबिया का स्टार बन चुका था क्योंकि लोग उसको मानने लगे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि जो लड़की पाब्लो का इंटरव्यू लेकर उसको फेमस कर रही थी, पाब्लो का उसी के साथ अफेयर चल जाता है। फिर पाब्लो उस रिपोर्टर के साथ पूरी रात मजे करता है और उसकी वाइफ को भी इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगले सीन में हम कीनिया नाम के एक DEA एजेंट को देखते हैं जो एजेंट मर्फी का पार्टनर है। अब कीनिया और मर्फी दोनों ही पाब्लो के केस पर काम करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग मेडिन में एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पाब्लो की पकड़ नहीं थी और उस जगह का नाम था कार्लोस होलिगन स्कूल, जो एक पुलिस बेस है और यहाँ के हेड का नाम है कर्नल कारिलोस। कारिलोस मर्फी और कीनिया के साथ हाथ मिला लेता है, जिसके बाद वो तीनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर पाब्लो अपने साथियों के साथ मीटिंग करने वाला था। अब उस मीटिंग में सभी बड़े स्मगलर्स और गैंगस्टर्स शामिल होते हैं, जिसके बाद पाब्लो उन सभी के सामने अपनी गैंग का नाम घोषित कर देता है, जिसका नाम होगा मिडलिन कार्टेल। पाब्लो ये भी जानता था कि दुनिया में इससे भी बड़ा एक कार्टेल ग्रुप है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसी की पार्टी में आकर सब कुछ बर्बाद कर देगा। दरअसल पाब्लो ने जश्न के लिए कई लड़कियों का इंतजाम किया था, लेकिन इन लड़कियों में एक हेलेना नाम की लड़की भी थी जिसको कीनिया ने ही भेजा था ताकि वो मिडलिन कार्टेल के राज जान सके। फिर हेलेना द मैक्सिकन उर्फ कच्चा को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ मजे करती है, लेकिन कच्चा को अंदाजा हो जाता है कि हेलेना यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आई है, इसलिए वो हेलेना को अपने बेस में बंद कर देता है और फिर उसको बहुत टॉर्चर भी करता है। फिर जब मर्फी और कीनिया को इस बारे में पता चलता है तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। कीनिया मर्फी से कहता है कि तुम यही रुको,
जिसके बाद वो और ऑफिसर जेड हेलेना को बचाने के लिए चले जाते हैं। फिर कीनिया कच्चा के बेस में घुसकर हेलेना को बचा लेता है और पाब्लो के सभी आदमियों को मार डालता है। लेकिन कीनिया को अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पाब्लो इस बात का बदला जरूर लेगा। फिर कीनिया और जेड सुरक्षित हेलेना को वापस ले आते हैं। तभी जब पाब्लो को मार्टा ओचोआ की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है तो वो M19 ग्रुप की लाशें बिछा देता है। M19 ग्रुप ने कभी भी नहीं सोचा था कि पाब्लो इतना खतरनाक आदमी निकल सकता है। तभी जब इवान अपने ग्रुप से मिलने के लिए जाता है तो वहां पर उसको सभी लोग मरे पड़े मिलते हैं, जिसके बाद मार्टा ओचोआ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सड़क पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन कत्ल तो फिर भी नहीं रुकते, क्योंकि पाब्लो को खून की आदत लग गई थी। फिर पाब्लो M19 के और लोगों को मरवाकर उनकी लाशें पेड़ पर टंगवा देता है और फिर उनकी तस्वीर खींचता है। पाब्लो को इन सब में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उसको चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। तभी कुछ समय बाद इवान को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन पाब्लो उसको खत्म करता तो उससे पहले ही इवान उसको एक बेशकीमती तलवार देता है, जो पाब्लो की शानो शौकत में 4 चांद लगा देगी। अब पाब्लो खुश होकर इवान को जाने देता है और उससे वादा करता है कि हम तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगले सीन में हम मर्फी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ एना के साथ घर जा रहा था। तभी एना देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, जिसके बाद मर्फी अपनी गन निकालकर घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने उनकी बिल्ली को जान से मारकर लटका दिया था, जो कि मर्फी के लिए सीधा सीधा एक धमकी थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या मर्फी इस धमकी से डर जाएगा या फिर अपने प्लान पर डटा रहेगा। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं मर्फी कीनिया को अपनी मरी हुई बिल्ली के बारे में बता रहा था। कीनिया को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि पाब्लो के आदमियों को मर्फी की जानकारी कैसे मिली। लेकिन तभी मर्फी को याद आता है कि एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स ने मुझे रोक लिया था और मेरे पासपोर्ट की जेरोक्स भी की थी। अब कीनिया को सारी बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो मर्फी से कहता है कि तुम कीकी की वजह से सुरक्षित हो और पाब्लो के लोग तुम्हें नहीं मारेंगे। दरअसल कीकी एक DEA एजेंट था, जिसको नार्कोस के लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया और फिर मार डाला। लेकिन शायद वो लोग ये बात भूल गए कि अमेरिकी सरकार अभी भी जिंदा है। कीकी की मौत के बाद अमेरिका सरकार ने नार्कोस के लोगों को कुत्ते की मौत मारा। उन्होंने नार्कोसियों के बेस कैंप में घुसकर उन पर खूब गोलियां बरसाई और यकीनन पाब्लो ये बात भूला नहीं होगा। अगले सीन में हम पाब्लो को देखते हैं, जो उस रिपोर्टर लड़की वैलरी के साथ मजे कर रहा था। पाब्लो पॉलिटिक्स में आने के लिए वैलरी से हेल्प मांगता है, क्योंकि वैलरी कई सालों से रिपोर्टर का काम कर रही है और उसे कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों के बारे में सब कुछ पता है। फिर वैलरी पाब्लो को ल्यूक नाम के एक आदमी से मिलवाने के लिए ले जाती है। दरअसल ल्यूक एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधि है जिसको लोग बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि उस पार्टी ने आज तक अपने वादे नहीं तोड़े। फिर पाब्लो ल्यूक से कहता है कि मुझे भी आपकी पार्टी का प्रतिनिधि बनना है और बदले में वो ल्यूक को $3 लाख देने का वादा भी करता है। अब $3 लाख की बात आते ही ल्यूक का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पार्टी हेड रोड्रिगो के पास जाकर उनसे बात करता है। फिर रोड्रिगो ल्यूक से सीधा ही सवाल पूछता है कि पाब्लो ने तुम्हें कितने पैसे दिए। लेकिन ल्यूक उसको समझाता है कि अगर पाब्लो हमारी पार्टी में आ गया तो हमारे पास फंडिंग की कोई भी कमी नहीं होगी। अब रोड्रिगो को भी ल्यूक की बात सही लगती है, जिसके बाद वो पाब्लो को अपनी पार्टी में लेने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मर्फी और कीनिया एक पुलिस वाले को पैसे देकर उसको पता करने के लिए कहते हैं कि एयरपोर्ट पर कौन कौन पाब्लो के लिए काम करता है। फिर वो पुलिस वाला उन दोनों आदमियों को पकड़ लेता है, जिन्होंने मर्फी को बिना किसी वजह के कई घंटों तक एयरपोर्ट पर रोके रखा। वो पुलिस वाला उन दोनों को तमाचे मारकर उन्हें सच्चाई बताने के लिए कहता है, जिसके बाद उनमें से एक बता देता है कि हमने वो जेरोक्स पाइजर नाम के एक आदमी के पास भेजी थी। अब मर्फी अपने सोर्सेज की हेल्प से पाइजर की पूरी कुंडली निकलवाता है और उसे पता चलता है कि कुछ देर बाद पाइजर अपने आदमियों के साथ जंगल के पास से गुजरने वाला है और उसको पकड़ने के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। फिर मर्फी और कीनिया एम्बेसडर से बात करके ऑफिसर कारियो से मिलते हैं, जो काफी समय से पाइजर के पीछे पड़ा है। दरअसल पाइजर ने उसके कई सारे आदमियों को मार डाला था और इसीलिए कारियो को बदला चाहिए। कारियो ब्लॉक पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर अपने एक आदमी को खड़ा कर देता है, ताकि पाइजर की गाड़ी वहां आने से पहले ही उसको खबर मिल जाए। लेकिन तभी कारियो का एक साथी
साथी उसके साथ गद्दारी कर देता है और पाब्लो को खबर कर देता है कि जल्दी से पाइजर को रोको। फिर पाब्लो पाइजर को अपना फोन बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस उसका फोन ट्रेस कर रही थी, जिसके बाद पाइजर रास्ता बदलकर वहां से निकल जाता है। अब ये सब देखकर कारियो भी हैरान हो जाता है कि पाइजर अभी तक आया क्यों नहीं, लेकिन तभी उसको अंदाजा हो जाता है कि किसी ने उसके साथ गद्दारी की है। अगले सीन में हम देखते हैं पाब्लो एक प्रतिनिधि अल्टरनेटिव के तौर पर चुनाव में खड़ा होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था जब लोग मुख्य प्रतिनिधि से ज्यादा अल्टरनेटिव को पसंद करते हैं। दरअसल पाब्लो ने गरीबों में खूब पैसे बांटकर उनका दिल जीत लिया था और वो सभी लोगों से वादा भी करता है कि चुनाव जीतने के बाद गरीबों को खाना मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी और रहने के लिए घर भी मिलेंगे। अब पाब्लो के ये सारे वादे सुनकर लोग उसके जयकारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद पाब्लो वैलेरी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। लेकिन पाब्लो की वाइफ टाटा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो पाब्लो से अकेले में बात करती है, जहां पाब्लो उसको समझाता है कि मेरे और वैलेरी के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन टाटा उसकी बात नहीं मानती। तभी कुछ समय बाद टाटा एक फूल सी बच्ची को जन्म देती है और पाब्लो पापा बन जाता है। अब पाब्लो अपने जीवन में बहुत खुश था, उसकी प्रोडक्शन और सेल दोनों बढ़ गई थी और अब तो वो पॉलिटिशियन भी बनने वाला था। लेकिन पाब्लो को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ कीनिया और मर्फी दोनों बातें करते हैं कि पाब्लो को पॉलिटिशियन बन जाने दो, क्योंकि बिना सबूत के डीईए उस पर आरोप नहीं लगा सकता। अब सबूत ढूंढने के लिए कीनिया और मर्फी स्वारिस नाम के आदमी के पास जाते हैं और उसको ढेर सारा पैसा देते हैं, जिसके बाद स्वारिस उनको बताता है कि 1976 में पाब्लो को ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिर स्वारिस मर्फी को एक ऑफिसर का नाम भी बताता है जिसके पास पाब्लो की केस फाइल है, लेकिन मर्फी और कीनिया उस ऑफिसर तक पहुंचते इससे पहले ही पाब्लो के लोग उसको मार डालते हैं। अब स्वारिस मर्फी को जिसका भी नाम बताता है वो सभी लोग मर्फी और कीनिया के पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्वारिस एक ऐसा बंदा है जो डीईए और नार्कोस दोनों से ही पैसे खाता है। अब कीनिया तय करता है कि वो स्वारिस से और जानकारियां नहीं लेगा। फिर वो अपना दिमाग दौड़ाकर उस फोटोग्राफर के पास जाता है जिसने पाब्लो की तस्वीर खींची थी और वहीं पर उनको पाब्लो के मुजरिम होने का सबूत मिल जाता है। फिर कीनिया और मर्फी रोड्रिगो के पास जाते हैं और उसको वो तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि आपकी पार्टी का प्रतिनिधि एक स्मगलर है जो मियामी में कोकीन की स्मगलिंग करता है। ये बात जानने के बाद रोड्रिगो का दिमाग घूम जाता है क्योंकि पाब्लो ने उसको झूठ बोला था। फिर रोड्रिगो कहता है कि जब कोई पक्षी सूरज के ज्यादा करीब उड़ता है तो उसके पर जल जाते हैं। अब पाब्लो के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि रोड्रिगो लीडरशिप मीटिंग में पाब्लो की मुजरिम वाली तस्वीर सभी को दिखा देता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है तुम्हारे जैसे आदमी को हम कभी भी अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। फिर पाब्लो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है, लेकिन एक बात तो तय थी कि अब वो अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। फिर नेक्स्ट डे पाब्लो मीडिया के सामने ये बात कहता है कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहिए और अगर ये इल्जाम वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल रोड्रिगो ने केवल पाब्लो की ही बेइज्जती नहीं की थी, बल्कि पूरे के पूरे नार्कोस को ही भर भर कर बदनाम किया था, जिसके बाद पूरी अमेरिकन पुलिस की नजरें पाब्लो और उसके साथियों पर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि द मैक्सिकन उर्फ कच्चा की अपनी ही एक फुटबॉल टीम थी जिसका नाम है द मिलीनियर, लेकिन इस खबर के फैलने के बाद उसकी टीम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पाब्लो ने अमेरिका के जंगलों से गैर कानूनी हाथी और ऊंट मंगवाए थे, इसलिए उन पर भी जुर्माना ठोक दिया जाता है। अब पाब्लो को यकीन हो गया था कि अब वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोगों में उसकी बहुत बदनामी हो गई है। लेकिन अब देखना ये है कि पाब्लो अपनी इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। अब इस पूरे कांड के बाद मर्फी रोड्रिगो के ऑफिस में जाकर उसको एक बुलेट प्रूफ वेस्ट देता है और कहता है कि कहीं भी बाहर जाना हो तो इसको पहन लेना, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। रोड्रिगो मर्फी की बात नहीं मानता क्योंकि उसको यकीन था कि कोई भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। दूसरी तरफ गुस्तावो पाब्लो को समझाता है कि हम ये जंग नहीं जीत सकते, लेकिन पाब्लो के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी, जिसके बाद वो अगले दिन जनता के सामने जाहिर करता है कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। अब सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर पाब्लो लोगों से कहता है कि रोड्रिगो के झूठे आरोपों के बाद मैं कांग्रेस पार्टी में और नहीं रुक सकता और अब मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए ही काम करूंगा। अब एक तरफ तो पाब्लो जनता को भाषण दे रहा था और दूसरी तरफ पाब्लो के लोग रोड्रिगो को मार देते हैं। अब मर्फी भी रोड्रिगो की लाश देखकर
बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से एक अच्छे आदमी की मौत हो गई। और इसी के साथ थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं मर्फी रोड्रिगो की मौत के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी कीनिया मर्फी के पास आकर उसे कहता है कि तुम रोड्रिगो को भूल जाओ क्योंकि आज नहीं तो कल उसको तो मरना ही था, लेकिन उसकी मौत से हमें बहुत फायदा हुआ है। दरअसल अमेरिका सरकार को पता चल गया था कि रोड्रिगो को पाब्लो एस्कोबार ने मरवाया है, इसलिए अब उन्होंने पाब्लो को मुजरिम घोषित कर दिया है और उसको पकड़ने पर $1 लाख का इनाम भी रखा है। अब ये तो सिर्फ बर्बादी की शुरुआत थी क्योंकि अमेरिकन सरकार ने पुलिस को उस चीज की मंजूरी दे दी थी जिससे नार्को सबसे ज्यादा डरता है और उसका नाम है प्रत्यार्पण, यानी कि अमेरिका में ड्रग स्मगल करने वाले किसी भी कोलंबियन पर अब मुकदमा चलाया जा सकता है। बेशक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रत्यार्पण के बिना भी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन कोलंबियन जेल और अमेरिकन जेल में जमीन आसमान का फर्क था। कोलंबियन जेल में कैदी कुछ पैसे देकर ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ कैदी को दिन के 23 घंटे 4 दीवारों के अंदर ही रहना पड़ता है और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बाहर निकाला जाता है। अब प्रत्यार्पण लागू होने के बाद पाब्लो पूरी तरह से हिल जाता है और फिर वो और उसके आदमी अमेरिकन जेल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। अब कच्चा इजरायली सैनिकों को अपने काम पर रख लेता है ताकि कोई भी उसको हाथ तक ना लगा पाए। दूसरी तरफ पाब्लो भी प्रत्यार्पण खत्म करने के लिए सभी विरोधियों को खरीद लेता है और जिनको वो खरीद नहीं पाता उनको वो धमकी देकर अपनी साइड कर लेता है। लेकिन बावजूद इन सब के कोई था जो ना ही बिकता है और ना ही पाब्लो की धमकी से डरता है और उस शख्स का नाम है गैलन। फिर पाब्लो जज साहब को खत लिखता है क्योंकि जज की मंजूरी के बिना अमेरिका में पत्ता भी नहीं हिलता। अब जज साहब भी पाब्लो की धमकी के बाद इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उनको मजबूरन अपने चेहरे को छुपाने के लिए नकाब पहनना पड़ता है, क्योंकि जिसने भी पाब्लो की बात नहीं मानी वो मारा गया। अगले सीन में हम देखते हैं कीनिया और मर्फी बाकी के ऑफिसर से बात करते हैं, लेकिन सभी का ये कहना था कि पाब्लो को पकड़ने का काम कोलंबियन सरकार का है। मर्फी को ऑफिसर्स की बात सुनकर हंसी आने लगती है क्योंकि सिर्फ $1 लाख के इनाम के लिए कोई पाब्लो को क्यों ही पकड़ेगा, जबकि पाब्लो उसको कई गुना ज्यादा कीमत दे सकता है। अब देखा जाए तो ये रकम ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, लेकिन अगर इसको सही हाथों में दिया जाए तो काम हो सकता है। अब मर्फी और कीनिया दिमाग लगाकर $1 लाख जनरल हरामियों को देते हैं जो बाकी ऑफिसर्स की तरह ईमानदार नहीं है। मर्फी को पता था कि हरामियों को पैसे देने के बाद उनका ये काम हो जाएगा। अगले सीन में हम पाब्लो को देखते हैं जो अपने भाई गुस्तावो के साथ जिंदगी के मजे ले रहा था। अब भले ही दुनिया भर की पुलिस पाब्लो के पीछे पड़ी हो, लेकिन उसको इस बात की चिंता ही नहीं थी क्योंकि वो पैसे देकर सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन पाब्लो को कोई अंदाजा भी नहीं था कि बहुत जल्दी उसका ये भ्रम टूटने वाला है। दूसरी तरफ एना जब हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी की तरह नर्स है, लेकिन एना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस लड़की का नाम एलिसा है और ये 19 गुरिल्ला ग्रुप की सेकंड है जो किडनैपिंग वाले हमले से बच गई थी। एना एलिस को अपने हस्बैंड मर्फी और कीनिया से मिलवाती है। फिर मर्फी एलिसा को अपनी असली पहचान बता देता है, जिसके बाद एलिसा उसको कहती है कि मैं एक कम्युनिस्ट गुरिल्ला हूँ। लेकिन सभी लोग एलिसा की बात सुनकर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। तभी कुछ समय बाद कीनिया पाब्लो के एक आदमी को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसको पाब्लो के घर का एड्रेस मिल जाता है। फिर पूरी पुलिस टीम पाब्लो को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन पाब्लो को पहले ही इस बात की खबर लग गई थी, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहां से निकल जाता है। तभी पुलिस को पाब्लो के घर से करोड़ों रुपए का माल और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं जो पाब्लो की 7 पीढ़ियों को मुजरिम साबित करने के लिए काफी थे। अब उन सबूतों के जरिए मर्फी को एक बिल्डिंग का एड्रेस मिलता है और जब मर्फी और उसके लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनका जैकपॉट लग जाता है क्योंकि उस बिल्डिंग में ब्लैक बियर्ड यानी कि पाब्लो का अकाउंटेंट था और पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब पुलिस वहां पर मिले सारे सबूत अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद उनको कोर्ट में रखवा दिया जाता है, लेकिन हरामियों ने मर्फी को कुछ भी बाहर ले जाने से मना कर दिया था। अब कीनिया और मर्फी मजबूरन कुछ चीजें चोरी कर लेते हैं, जिसके बाद उनको बैरिसील नाम के एक आदमी की फोटो मिलती है जो 1 नंबर का अय्याश था और पाब्लो के बारे में बहुत कुछ जानता था। कीनिया और मर्फी बैरी से अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, जिसके बाद बैरी उनको एक फोटो देता है जिसमें
पाब्लो साफ साफ एक बॉक्स में ड्रग रखते हुए दिखाई दे रहा था। अब मर्फी और कीनिया इस सबूत के मिलने से बहुत ही खुश होते हैं, जिसके बाद मर्फी एम्बेसडर के पास जाकर उनको ये सारे सबूत दिखा देता है। तभी कीनिया बैरी से वादा करता है कि तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, लेकिन पाब्लो के आदमी ये बात पता लगा लेते हैं, जिसके बाद पाब्लो बैरी को मरवा देता है। अब पुलिस भी नार्कोस के सभी अड्डों पर छापे मारती है और $1 मिलियन के ड्रग्स बरामद कर लेती है। अब नार्कोस और DEA की इस लड़ाई में कई सारी जानें चली जाती है, लेकिन आखिर में DEA को अपनी मेहनत का फल मिल जाता है और वो फल था पाब्लो का खास आदमी कार्लोस। पुलिस कार्लोस को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद पाब्लो और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। जब पाब्लो के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो MI19 गोरिल्ला ग्रुप के हेड इवान के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। इवान पैसों के लालच में आकर पाब्लो की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी एलिसा वहां पर आ जाती है और इवान को पाब्लो के साथ देख लेती है। अब एलिसा भले ही कम्युनिस्ट ग्रुप की सदस्य थी, लेकिन वो पाब्लो जैसे ड्रग ट्रैफिकर की हेल्प कभी भी नहीं करेगी। तभी एलिसा इवान को बहुत समझाती है, लेकिन इवान नहीं मानता। फिर अगली सुबह एलिसा एना से मिलती है और कहती है कि तुम अपने पति को चेतावनी दो कि पाब्लो और MI19 मिल गए हैं, लेकिन एना एलिसा की बात समझ नहीं पाती। तभी एलिसा उसको कहती है कि तुम मुझे भी कहीं पर छुपा दो, जिसके बाद एना उसको कीनिया के घर पर ले जाती है। फिर एना मर्फी को भी ये सारी बात बता देती है, लेकिन उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ समय बाद MI19 के लोग सुप्रीम कोर्ट में घुसकर वहां पर कब्जा कर लेते हैं और पाब्लो के खिलाफ जितने भी सबूत थे उन सभी को जला देते हैं। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि माफिया अक्सर गवाहों को गायब करवा देते हैं, लेकिन पाब्लो ने तो पूरी की पूरी अदालत को ही गायब करवा दिया। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मर्फी कीनिया के घर पर जाता है और एलिसा के ऊपर बंदूक तान देता है। फिर कीनिया मर्फी को समझाता है और बंदूक नीचे करने के लिए कहता है, जिसके तुरंत बाद कीनिया और मर्फी एक मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। मर्फी सभी से कहता है कि पाब्लो ने M19 को खरीद लिया है, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं होता। तभी हरामियों M19 के दोनों हेड्स का खुलासा करता है, जिनके नाम है इवान और एलिसा। एलिसा की तस्वीर देखकर मर्फी और कीनिया दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पाब्लो इवान को उसके पैसे देने के लिए जाता है, क्योंकि इवान ने वो कर दिखाया जो किसी के भी बस की बात नहीं थी। फिर पाब्लो इवान को उसकी तलवार वापस लौटा देता है और वादे के मुताबिक उसको $2 मिलियन भी देता है। फिर इवान पाब्लो का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब पाब्लो वहां से जाने लगता है तो उसके आदमी इवान और उसके साथियों को गोली मार देते हैं। फिर पाब्लो अपने आदमियों से कहता है, बैग और तलवार दोनों उठा लेना, और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं कीनिया एलिसा के साथ मजे कर रहा था। कीनिया और एलिसा एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कीनिया ये बात मर्फी को नहीं बताता, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल गई कि एक DEA एजेंट कम्युनिस्ट के साथ सोता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर मर्फी कीनिया को समझाता है कि उस लड़की के चक्कर में हमारा करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन कीनिया उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि पाब्लो के खिलाफ गवाही देने के लिए एलिसा की ही जरूरत पड़ने वाली है। फिर कीनिया और मर्फी एम्बेसडर के साथ मीटिंग करते हैं, जहाँ मर्फी सभी को बताता है कि हमने नार्कोस की बातचीत को रिकॉर्ड किया है और वो लोग पनामा के बारे में बात कर रहे थे, जिसका मतलब उन्होंने अपना ड्रग्स का धंधा पनामा में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन हरामियों मर्फी की बात को एकदम बकवास बताता है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि पाब्लो कुछ तो बड़ा करने वाला है। अगले सीन में हम पाब्लो और उसके साथियों को देखते हैं जो दूसरे देश में छिपे हुए थे और पाब्लो को अपने घर की बहुत याद आ रही थी। तभी कच्चा पाब्लो से कहता है कि हमें कोलंबिया जाकर जंग छेड़ देनी चाहिए, लेकिन गुस्तावो ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इस वक्त बाजी अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ में है। फिर गुस्तावो पाब्लो को समझाता है कि हमें गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, और पाब्लो को भी गुस्तावो की बात सही लगती है। लेकिन पाब्लो के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी लुइस, जो बहुत जल्द ही प्रेसिडेंट बनने वाला है, और पाब्लो को अच्छी तरह से पता है कि लुइस के प्रेसिडेंट बनते ही पाब्लो का खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो एक प्लान बनाता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ वापस कोलंबिया आ जाता है। फिर पाब्लो के कोलंबिया में कदम रखते ही लुइस गैलन को मार दिया जाता है, क्योंकि लुइस की मौत ही पाब्लो की जीत थी। अब लुइस के मरने के बाद विद्रोह और भी तेज हो जाता है और पाब्लो के सभी सपोर्टर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार गलत कर रहा है। लेकिन पाब्लो को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि लुइस की मौत के बाद अगला प्रेसिडेंट उसका खास आदमी केसर गावेरिया बनेगा, जो पाब्लो को अच्छी तरह से जानता है, और शायद वो पाब्लो के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। यानी कि एक तीर
से 2 निशाने। अब पाब्लो ने बहुत बड़ा गेम खेला था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे चल के उसकी ये चाल उल्टी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ कार्लोस भी पाब्लो के वापस आ जाने से परेशान था और वो कीनिया से भी इस बारे में बात करता है। अगले सीन में हम पाब्लो के भाई गुस्तावो को देखते हैं, जो ओचोवा ब्रदर्स की बहन मार्टा ओचोवा के साथ मजे कर रहा था। कहीं न कहीं ओचोवा ब्रदर्स को गुस्तावो और मार्टा के बारे में पता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पाब्लो को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। तभी कुछ समय बाद पाब्लो का वकील हैरी गावेरिया से बात करने के लिए जाता है। हैरी को उम्मीद थी कि गावेरिया उसकी बात नहीं टालेगा, लेकिन गावेरिया नेगोशिएट करने से साफ इनकार कर देता है और हैरी को वहां से भगा देता है। इधर कीनिया भी एक लेडी से मिलने के लिए जाता है, जो एलिसा की एक फेक आईडी बनाएगी, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी एलिसा को इस शहर से भगाना था। दूसरी तरफ मामला अब कार्लोस के हाथ से निकलता जा रहा था, इसलिए कार्लोस एक नई सर्च टीम की मांग करता है, जो उसके एक ऑर्डर पर पाब्लो को खत्म कर सके। तभी कुछ समय बाद कार्लोस को सर्च टीम दे दी जाती है, यानी कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब पाब्लो के खास आदमी लाटिका और पॉइजन अपनी गैंग में यंग बच्चों को शामिल करने लगते हैं और उन सबको गन्स भी देते हैं। अब पाब्लो खुद उन बच्चों को बंदूकें सप्लाई करता है, क्योंकि उसको पता है कि अब चिट्ठियों से बात नहीं बनेगी। दूसरी तरफ कीनिया दिमाग लगाकर पाब्लो के खास आदमी नेविगेंटे को अपनी तरफ कर लेता है, जिसके बाद गैंते कीनिया को खबर देता है कि आज रात कच्चा कार्डिया नाम के शहर में जा रहा है। फिर कीनिया इस इंफॉर्मेशन से बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो और मर्फी एम्बेसडर से बात करके परमिशन मांगने के लिए जाते हैं तो एम्बेसडर मर्फी को जाने से मना कर देती है, क्योंकि आज रात गावेरिया एक स्पीच देने वाला है और वहां पर मर्फी का होना जरूरी है। तभी एम्बेसडर कीनिया से कहती है कि तुम कच्चा का पीछा करो, लेकिन अटैक मत करना, और कीनिया वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस ने अब फादर को भी उठा लिया था, क्योंकि उनके पास एलिसा रहा करती थी और ये फादर कोई साधु संत नहीं बल्कि M19 गोरिल्ला ग्रुप का मेंबर था। मर्फी को पता था कि फादर एलिसिया के बारे में सब कुछ बता देगा और इसीलिए वो एना के साथ एलिसा को भी शहर से बाहर भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं पाब्लो कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पाब्लो गावेरिया और उसकी बीवी पर हमला करवा देता है, लेकिन गावेरिया किस्मत से बच जाता है, जिसके बाद वो जनता के सामने स्पीच देता है कि मैं पाब्लो को प्रत्यर्पण में डाल के ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस समय पाब्लो भी ये खबर टीवी पर लाइव देख रहा था, जिसके बाद उसका खून खोलने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि कार्लोस पाब्लो को फोन करके उसे जंग की खुली चुनौती देता है। अब पाब्लो भी कार्लोस से कह देता है कि मैं भी जंग के लिए तैयार हूं और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं पाब्लो अपने बेटे से बात कर रहा था, जहां पाब्लो का बेटा उसको कहता है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं अपनी छोटी बहन को मार डालूं। फिर पाब्लो अपने बेटे को समझाता है कि ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। तभी पाब्लो का आदमी उसको फोन करता है और आगे के प्लान के बारे में पूछता है, क्योंकि पाब्लो ने जंग का ऐलान कर दिया था और उसने हर एक पुलिस वाले को मारने पर $1 मिलियन का इनाम भी रखा था। अब ये जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि पहली बार नार्कोस इतने बड़े पैमाने पर जंग छेड़ रहा है। अगले सीन में हम मर्फी को देखते हैं, जो एलिसा को उसका फेक पासपोर्ट हैंडओवर करके एना के साथ भेज देता है। मर्फी ने एलिसा को अच्छे से ट्रेन कर दिया था ताकि वो गलती से भी सच ना बोल दे, और एलिसा भी मर्फी की बात अच्छे से समझ गई थी। फिर एना एलिसा को लेकर निकल जाती है और फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर मर्फी को भी फोन कर देती है कि हम लोग सुरक्षित लोकेशन पर पहुंच गए। ये बात सुनकर मर्फी की जान में जान आ जाती है, क्योंकि अब वो गावेरिया पर ध्यान दे सकता है। तभी मर्फी गावेरिया से मिलने के लिए जाता है और उसको आगाह करते हुए कहता है कि पिछली बार रोड्रिगो के साथ जो हुआ, हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। फिर मर्फी गावेरिया को कुछ बुलेट प्रूफ पैंट्स देता है और साथ में उसको ये भी बताता है कि आपकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं। तभी गावेरिया मर्फी को थैंक यू कहता है, लेकिन उसको इतनी प्रोडक्शन नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये सभी चीजें उसके चुनावी कैंपेन में दिक्कतें करेंगी। दूसरी तरफ कीनिया और कार्लोस पाब्लो के खास आदमी नेविदांते से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें कच्चा को मारने की परमिशन मिल गई थी। नेविदांते कीनिया को कच्चा के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद कार्लोस अपनी टीम तक ये सारी जानकारी पहुंचा देता है। इधर कच्चा अपने बेटे के साथ आराम से छुप कर रह रहा था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दूसरी तरफ पाब्लो के कुछ आदमियों की फोटो मर्फी के हाथ लग जाती है, जिनमें से मर्फी लगभग सभी को जानता था, लेकिन उसको एक आदमी का चेहरा पहचान में नहीं आता। फिर मर्फी CIA के मेंबर से
ये बात पता लगाता है कि ये आदमी कौन है। और ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि इस आदमी का नाम स्पेनिट है, जो पाब्लो के लिए बॉम्ब बनाता है। यानी कि पाब्लो बहुत बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था और ये धमाका अब कहां होगा कोई नहीं जानता। तभी रात के वक्त स्पेनिट पाब्लो से मिलता है और बताता है कि मुझे बॉम्ब बनाने के बदले 5000 किलो पाउडर चाहिए। पाब्लो तुरंत ही स्पेनिट की बात मान लेता है, क्योंकि बस एक धमाका और सब कुछ खत्म, फिर पाब्लो की जीत हो जाएगी। पाब्लो ने एक लड़के को भी हायर कर लिया था जो उस बॉम्ब को उसकी लोकेशन तक ले जाएगा, लेकिन वो लोकेशन कौन सी है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जहाँ एक तरफ तो कीनिया और कार्लोस कच्चा को मारने के लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ मर्फी गावेरिया के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसको पता है कि पाब्लो गावेरिया को मारना चाहता है। तभी कच्चा को भी खबर लग जाती है कि पुलिस उसको मारने के लिए आ रही है, जिसके बाद वो अपने बंगलों से भाग जाता है। लेकिन कच्चा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका आस्तीन में छुपा सांप पुलिस को सारी जानकारी दे रहा है। अब पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से कच्चा का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार उसको गोलियों से भूनकर मार डालते हैं। अब क्योंकि कच्चा पाब्लो का दाहिना हाथ था, इसलिए पाब्लो की आधी से ज्यादा ताकत खत्म हो जाती है। अब बस एक आखिरी काम बचा था और वो था पाब्लो को पकड़ना। तभी मर्फी जब गावेरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो उसको पता चलता है कि गावेरिया अपने कैंपिंग के लिए फ्लाइट से कहीं जा रहा है। लेकिन तभी मर्फी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाता है कि पाब्लो का आदमी उसी प्लेन में बॉम्ब रखने वाला है जिसमें गावेरिया और कई सारे मासूम लोग मारे जाएंगे, और पाब्लो यही चाहता है। फिर मर्फी फौरन गावेरिया के पास पहुंचता है और उसको फ्लाइट में जाने से रोक देता है। तभी कुछ समय बाद मर्फी का शक बिल्कुल सही निकलता है, क्योंकि पाब्लो का आदमी बॉम्ब लेकर उसी प्लेन में बैठा हुआ था और प्लेन के उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही बॉम्ब फट जाता है और इस हादसे में लगभग 107 लोग मारे जाते हैं। और इन सब की वजह सिर्फ एक ही इंसान था और वो था पाब्लो एस्कोबार। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हर चैनल पर उसी ब्लास्ट की खबरें आ रही थी, जिसके बाद पाब्लो की बहुत बदनामी होती है। तभी कीनिया और मर्फी पुलिस टीम लेकर नटाली नाम की एक लड़की के घर पर जाते हैं जो जैकी हॉक की बीवी थी। दरअसल जैकी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो बॉम्ब लेकर प्लेन में बैठा था और उसको खुद ये बात नहीं पता थी कि पाब्लो ने उसको बॉम्ब दिया है। लेकिन नटाली सब कुछ जानते हुए भी कार्लोस से झूठ कह देती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। दरअसल वो जानती थी कि अगर उसने सच बोला तो पाब्लो उसे और उसके बच्चे को भी मार डालेगा। इसी दौरान कार्लोस नटाली से सच जानने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नटाली उसको कुछ भी नहीं बताती। अगले सीन में हम पाब्लो को देखते हैं जो अपना घर छोड़कर भाग रहा था, क्योंकि पुलिस कभी भी यहाँ पर आ सकती है। दरअसल गावेरिया को मारने की नाकाम कोशिश के बाद गावेरिया ने नार्कोस की खटिया खड़ी कर दी थी। अब पाब्लो एस्कोबार का बचना नामुमकिन था, क्योंकि गावेरिया अपनी सर्च टीम को खुली परमिशन दे देता है। अब वो बिल्कुल आवारा कुत्तों की तरह नार्कोस के पीछे पड़ जाती है। अब नार्कोस की एक गलती और सीधा उनका एनकाउंटर। लेकिन पाब्लो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो जवाबी हमले में कई ऑफिसर्स को मरवा देता है और अब हर जगह धमाके होने लगते हैं। ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन पाब्लो को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो बस एक चीज चाहिए थी और वो थी खुद की जीत। अब पाब्लो के राइवल्स इस जंग का फायदा उठाते हैं और अपना अपना बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, और उनकी गैंग के सबसे बड़े राइवल हैं काली कार्टेल, जिसको 4 लोग मिलकर चलाते हैं। तभी पाब्लो उनके एक पार्टनर से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम है पाचो। पाब्लो पाचो को खुली धमकी देकर वहां से चला जाता है, लेकिन पाब्लो को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि काली कार्टेल के लोग कितने खतरनाक हैं और ये लोग क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ मर्फी पाब्लो और उसके आदमियों का रिकॉर्ड तैयार कर लेता है, जिससे पता चलता है कि पाब्लो के आदमियों के पास $40,000 जितनी महंगी गाड़ियां हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती, और अब यही गाड़ियां उनकी मौत की वजह बनेगी। फिर मर्फी अपनी टीम के पास वो तस्वीरें भेज देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जहां कहीं भी ऐसी गाड़ियां देखो समझ जाना कि उनके अंदर बैठे लोग पाब्लो के ही आदमी हैं। तभी कुछ समय बाद पाब्लो अपने खास आदमी पॉइजन को नटाली को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जब पॉइजन उसके घर पर पहुंचता है तो नटाली वहां पर थी ही नहीं। दरअसल नटाली को पता था कि पाब्लो उसको मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई। तभी पॉइजन का साथी उसको कहता है कि हमें
पाब्लो की बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो लड़की बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन पॉइजन उसकी बात नहीं मानता। अगले सीन में हम देखते हैं पाब्लो अपने वकील को गावेरिया के पास भेजता है और उसको नेगोशिएशन के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गावेरिया गुस्से में आकर उसको भगा देता है। फिर वकील पाब्लो के पास आकर उसको ये सारी बात बता देता है, जिसके बाद पाब्लो तय करता है कि अब वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेगा। अब पाब्लो को कुछ भी करके प्रेसिडेंट को नेगोशिएशन के लिए राजी करना था और इसीलिए वो एक्स प्रेसिडेंट की बेटी को उठा लेता है और जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन सब के बच्चों को भी अगवा कर लिया जाता है। अब पॉलिटिशियंस खुद गावेरिया के पास जाकर उनसे नेगोशिएशन की डिमांड करते हैं, जिनके कारण गावेरिया काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाता है क्योंकि अगर उसने हाँ नहीं कहा तो पाब्लो उन सभी के बच्चों को मार डालेगा। अब पाब्लो एक रिपोर्टर को भी उठवा लेता है जिसका न्यूज चैनल दुनिया भर में प्रचलित है। पाब्लो उस रिपोर्टर के बदले कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चों को सही सलामत छोड़ देता है, जिसके बाद वो रिपोर्टर पाब्लो की बात मानने के लिए मजबूर हो जाती है। पाब्लो उस रिपोर्टर से बुलवाता है कि प्रेसिडेंट पाब्लो की बात मान ले और अगर ऐसा हुआ तो वो अगवा किए गए बच्चों को जाने देगा। अब जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि गावेरिया पाब्लो की बात मानता है या नहीं। अगले सीन में हम मार्टा ओचोआ को देखते हैं जो गुस्तावो के साथ मजे कर रही थी। मार्टा गुस्तावो को समझाती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन गुस्तावो पाब्लो को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ओचोआ ब्रदर को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनकी बहन हर रोज गुस्तावो से मिलने के लिए जाती है और उसके साथ सोती भी है। दूसरी तरफ पॉइजन नटाली को ढूंढ निकालता है और उसको मार देता है, जिसके कारण उसका छोटा सा बच्चा अनाथ हो जाता है। तभी पॉइजन देखता है कि मर्फी और कीनिया भी वहाँ पर आ गए हैं, जिसके बाद वो लोग फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग होने लगती है, लेकिन पॉइजन जैसे तैसे बचकर निकल जाता है। फिर जब मर्फी और कीनिया नटाली के घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनको नटाली की लाश मिलती है। मर्फी देखता है कि नटाली का बच्चा रो रहा है, जिसके बाद वो उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसको अपने घर पर ले आता है। अब ऐना भी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं पाब्लो अपनी सारी शर्तें प्रेसिडेंट को बता देता है कि मुझे अपनी खुद की एक जेल चाहिए जहां सिर्फ मेरा ही राज होगा और उस जेल में जो भी गार्ड होंगे वो भी मेरे ही आदमी होंगे। वहां किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। अब गावेरिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पाब्लो की इस शर्त को मंजूरी दे या ना दे, क्योंकि अगर उसने मंजूरी नहीं दी तो पाब्लो उन सभी पॉलिटिशियंस के बच्चों को मार डालेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं पाब्लो और गुस्तावो भागकर जंगल में आ जाते हैं क्योंकि पुलिस ने फिर से उनके अड्डे पर हमला किया था। अब पुलिस वाले लगातार पाब्लो को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और अभी तक उसकी जेल वाली बात को भी मंजूरी नहीं मिली थी। तभी पाब्लो जंगल में आकर अपने कपड़े पहनता है और फिर अपने गधे के सिर पर हाथ फेरकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कार्लोस और उसकी टीम पाब्लो के फोन को ट्रेस कर रही थी और कार्लोस को पाब्लो की लोकेशन पता चल जाती है, जिसके बाद वो बाकी के ऑफिसर्स को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन ये पाब्लो की एक चाल थी जिसको देखकर कार्लोस भी हैरान हो जाता है। दरअसल पाब्लो ने अपना फोन गधे के सिर पर बांध दिया था और उसको वहीं पर छोड़कर चला गया। अब कार्लोस ने एक बार फिर से पाब्लो को पकड़ने का सुनहरा मौका खो दिया था। दूसरी तरफ पाब्लो उस रिपोर्टर लड़की से मिलने के लिए जाता है और उसको धमकी देता है कि मुझे एक बार फिर से तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, लेकिन रिपोर्टर पाब्लो की हेल्प करने से मना कर देती है। फिर पाब्लो उसको कहता है कि अगर तुम टीवी पर लाइव नहीं आई तो मैं उन होस्टेजेस को मार डालूंगा। अब वो रिपोर्टर पाब्लो की बात मानने के लिए मजबूर हो जाती है, जिसके बाद वो टीवी पर लाइव आकर प्रेसिडेंट से गुजारिश करती है कि पाब्लो की बात मान ली जाए, वरना वो सभी होस्टेजेस को मार डालेगा। रिपोर्टर की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट टस से मस तक नहीं होते। अब पुलिस वाले भी रिपोर्टर की लोकेशन का पता करके पाब्लो के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पुलिस और पाब्लो के आदमियों के बीच धुआंधार फायरिंग होने लगती है। तभी पाब्लो का एक खास आदमी रिपोर्टर को अपने पीछे छुपा लेता है और कार्लोस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार्लोस उसको गोलियों से भून डालता है। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पाब्लो के आदमी के पीछे वो रिपोर्टर भी खड़ी थी और गोलियां लगने की वजह से वो भी मर जाती है। यानी जिस लड़की को बचाने के लिए पुलिस इतनी मेहनत कर रही थी, उन्होंने खुद ही उस लड़की को मार डाला। अब रिपोर्टर के मरने के बाद हालात और भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो रिपोर्टर दुनिया भर में फेमस थी। अब गावेरिया
गावेरिया को भी मजबूरन पाब्लो की बात पर विचार करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो और भी लोग मर जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं पाब्लो अपने भाई गुस्तावो और वकील के साथ जश्न मना रहा था, क्योंकि उसको यकीन था कि गावेरिया उसकी शर्त जरूर मानेगा और फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पाब्लो चाहता है। लेकिन पाब्लो और उसके भाई गुस्तावो को ओचोवा ब्रदर्स की थोड़ी टेंशन थी, क्योंकि इन दिनों ओचोवा ब्रदर्स अजीब बर्ताव कर रहे थे। लेकिन पाब्लो को कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये सब गुस्तावो और मार्टा ओचोवा की वजह से ही हो रहा है। तभी कुछ समय बाद पाब्लो नार्कोस के कुछ स्मगलर से मिलता है और उनसे $2 लाख की मांग करता है, क्योंकि पाब्लो की वजह से ही उनकी गर्दन से एक्स्ट्राडिशन की तलवार हटी है। और इसके अलावा पाब्लो उनसे अपना बिजनेस चलाने के लिए भी कहता है, क्योंकि जब पाब्लो जेल में होगा तो उसको कुछ ईमानदार लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उसके माल की सप्लाई करे। नार्कोस के लोग पाब्लो की बात मान लेते हैं, जिसके बाद पाब्लो वापस अपने बीवी बच्चों के पास आ जाता है। लेकिन उसी रात पाब्लो के घर के पास एक तेज धमाका होता है, जिसके कारण घर की दीवारें हिल जाती है। दरअसल पाब्लो के किसी आदमी ने या फिर जिन लोगों से उसने $2 लाख की डिमांड की थी, उनमें से ही किसी एक ने पाब्लो के घर के पास खड़ी गाड़ी में बॉम्ब रख दिया था, जिसके कारण ये तेज धमाका हुआ। और इस धमाके के चलते पाब्लो की बेटी एक कान से बहरी हो जाती है। आज पहली बार पाब्लो के किसी अपने आदमी ने पाब्लो को धोखा दिया था और वो ये बात हमेशा याद रखेगा। अब कहीं ना कहीं पाब्लो को शक था कि जरूर ये काम ओचोवा ब्रदर्स का ही होगा, लेकिन असल में ये काम उनका नहीं था, किसी और का था। वहीं दूसरी तरफ ओचोवा ब्रदर्स काली कार्टेल के हेड पाचो के साथ हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि इसमें इन दोनों गैंग्स का ही फायदा था। दरअसल ओचोवा ब्रदर्स के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी, जिसके कुछ समय बाद वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं और ये शर्त रखते हैं कि हमें ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा। ये बात जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि ओचोवा ब्रदर्स को गैर कानूनी हथियार के जुर्म में जेल में भेजा गया था, न कि ड्रग्स की स्मगलिंग करने के जुर्म में। अब ओचोवा ब्रदर्स ने तो अपना रास्ता साफ कर लिया था, लेकिन देखना यह है कि पाब्लो और गुस्तावो का क्या होगा, क्योंकि वो इस दलदल में फंस चुके हैं। तभी गुस्तावो जब मार्टा से मिलने के लिए जाता है तो कार्लोस के आदमी उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद कार्लोस गुस्तावो को दूसरी जगह पर ले जाकर बांध देता है। वहां कार्लोस गुस्तावो से बस एक ही सवाल पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, लेकिन गुस्तावो तो कार्लोस का सवाल सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि वो अपनी जान दे सकता है लेकिन अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। फिर कार्लोस गुस्तावो को समझाता है कि तुम मुझे मजबूर मत करो, लेकिन जब वो नहीं मानता तो कार्लोस के आदमी गुस्तावो को मारने लगते हैं। अब इतनी मार खाने के बाद भी गुस्तावो हंस रहा था और उन सभी को गालियां दे रहा था कि तुम सब मरोगे। फिर कार्लोस गुस्से में आकर गुस्तावो को मार डालता है और अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि इसको एनकाउंटर फाइल बनाकर इसका केस क्लोज कर देना। दूसरी तरफ पाब्लो का आदमी उसके पास आकर उसे बताता है कि गुस्तावो मारा गया। अब उस आदमी की बात सुनकर पाब्लो की आंखों में खून उतर आता है और उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। फिर पाब्लो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि तुम मेरी माँ को मेरे भाई के फ्यूनरल पर ले जाओ और इनका ख्याल रखना। तभी कुछ समय बाद वेलरी पाब्लो के घर पर आकर उसे बताती है कि ये काम ओचोवा ब्रदर्स और काली कार्टेल का ही है, उन्होंने मिलकर ही गुस्तावो को मरवाया है। अब ये बात सुनते ही पाब्लो का दिमाग खिसक जाता है, जिसके बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि पाचो को खत्म कर दो। फिर पाब्लो के आदमी फुटबॉल मैच के दौरान ग्राउंड में घुस जाते हैं और चारों तरफ फायरिंग करने लगते हैं। वहाँ हर प्लेयर ने एक जैसी टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से कई मासूम लोग मारे जाते हैं, लेकिन जिसको मारने के लिए भेजा गया था यानी कि पाचो, वो बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अब प्रेसिडेंट और पाब्लो दोनों को ही समझौता करना पड़ता है, क्योंकि खून खराबा बहुत बढ़ गया था और इसको रोकने का बस एक ही सॉल्यूशन था और वो था पाब्लो को जेल बनाने की परमिशन देना। अब मर्फी और कीनिया जीत कर भी हार जाते हैं, क्योंकि अब पाब्लो आराम से अपनी बनाई हुई नई जेल में रहेगा। अब कहानी वहीं पर आ जाती है जहां से ये सीरीज शुरू हुई थी, यानी कि उसी रात कार्लोस और उसके साथी पॉइजन के बार में जाकर उस पर हमला कर देते हैं और उसको मार डालते हैं। अभी तक जो कुछ भी आपने देखा वो मर्फी अपने पास्ट की बातें बता रहा था कि अभी तक उस पाब्लो एस्कोबार नाम के तूफान ने क्या क्या आतंक मचाया था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या मर्फी पाब्लो को अरेस्ट कर पाएगा या फिर पाब्लो कोई नई चाल चलेगा। ये सारे राज खुलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। 9th एपिसोड में हम देखते हैं पाब्लो अपनी जेल में आ जाता है, जहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी, जैसे पैसे, लड़कियां और भी बहुत कुछ। पाब्लो के लिए ये जेल स्वर्ग से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसको परेशान करने वाला कोई भी नहीं था और इसी शांति में रहकर पाब्लो अपनी लाइफ पर एक किताब भी लिख रहा था, जिसमें उसकी और एना की कहानी थी। दूसरी तरफ मर्फी और एना अभी भी उस बच्चे को संभाल रहे थे। मर्फी का कहना था कि उन्हें इस बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए, वहाँ जरूर इसको कोई
अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन एना ऐसा करने से मना कर देती है। अब कोलंबिया पर से पाब्लो का अत्याचार खत्म होने के बाद कोलंबिया पहले जैसा हो गया था, जहां चारों तरफ शांति और उत्साह की तस्वीरें थी और लोग भी बिना डरे अपने घर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन इन सब में सिर्फ एक आदमी आग की तरह जल रहा था और उसका नाम था पाचो। पाब्लो के आदमियों ने फुटबॉल ग्राउंड में घुसकर पाचो के कई सारे साथियों को मार डाला था, लेकिन फिर भी पाचो चुप रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। तभी पाब्लो के दोनों स्मगलर्स मोंकाडो और सोलंके पाचो से मिलने के लिए जाते हैं और उसको ऑफर देते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम पुराना सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन बदले में मिडलाइन कार्टेल को पूरे $12 मिलियन चाहिए। फिर काफी सोचने के बाद पाचो इस डील के लिए मान जाता है, क्योंकि उसको भी शांति चाहिए थी। लेकिन पाचो को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पाब्लो कभी भी अपनी बात पर टिका नहीं रहता। जब पाचो $12 मिलियन के लिए मान जाता है तो पाब्लो की भूख और बढ़ जाती है और अब वो पूरे $30 मिलियन की डिमांड करता है। और इसके अलावा पाब्लो अपने हर नार्कोस पार्टनर से हर महीने $1 मिलियन की भी डिमांड करता है, जो पहले उसने $2 लाख कही थी। अब मोंकाडो को ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि वो लोग पाब्लो का बिजनेस भी संभाल रहे हैं और ऊपर से उनको ये रकम भी देनी पड़ेगी। फिर जब वो पाब्लो से कम पैसों की बात करते हैं तो पाब्लो नहीं मानता। फिर रात के वक्त मोंकाडो अपनी बीवी को ये सारी बात बता देता है, जिसको सुनने के बाद उसे बहुत तेज मिर्ची लगती है। अब मोंकाडो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना सारा टैक्स कैसे चुकाएगा। तभी नेक्स्ट डे पाब्लो का बर्थडे था, इसलिए पाब्लो अपनी पूरी फैमिली को जेल में ही बुला लेता है और बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। फिर मोंकाडो की बीवी मौके का फायदा उठाकर पाब्लो को भला बुरा कहने लगती है, जिसके बाद पाब्लो का माथा ठिनक जाता है और फिर अगले ही दिन वो मोंकाडो और सोलंके को मार मार कर उनका मर्डर कर देता है। अब पाब्लो को कोई अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब पाब्लो को जेल बनाने की परमिशन दी गई थी तब उसके सामने ये शर्त भी रखी गई थी कि पाब्लो की जेल में कोई भी मर्डर नहीं होगा। लेकिन पाब्लो ने एक नहीं बल्कि दो मर्डर्स कर डाले। दरअसल पाब्लो के सिर पर खून सवार हो गया था, इसीलिए उसने बड़ी ही बेरहमी से अपने ही लोगों को मार डाला। फिर पाब्लो बात को दबाने के लिए उन दोनों की लाशों को जला देता है, लेकिन फिर भी पाचो को इस बात की खबर लग जाती है। फिर पाचो अपने खास आदमी को ऑर्डर देता है कि एजेंट कीनिया और मर्फी के पास जाकर उनको भी ये सारी बात बता दो। लेकिन ये बात जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे कि पाचो का खास आदमी कोई और नहीं बल्कि नाविदांते है, जो एजेंट कीनिया के साथ काम कर रहा था और इसी ने काचा को भी मरवाया था। अब पाचो ये सब क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी जब एजेंट मर्फी और कीनिया को इस बारे में पता चलता है तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि पाब्लो ने शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसका मतलब उसकी सुकून की जिंदगी अब खत्म हो गई। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं मर्फी और कीनिया दोनों ही जश्न मना रहे थे, क्योंकि ये लोग ये जंग जीतने वाले हैं। लेकिन मर्फी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दरअसल मर्फी और कीनिया को ये बात प्राइवेट रखनी थी कि पाब्लो एस्कोबार ने 2 लोगों का मर्डर किया है, लेकिन इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, जिस वजह से अखबार के हर एक पन्ने पर पाब्लो की बदनामी हो रही थी। तभी एम्बेसडर कीनिया और मर्फी को सस्पेंड कर देती है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मर्फी को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। फिर वो कीनिया को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं और गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये लोग कौन थे और किसके लिए काम करते थे ये राज आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पाब्लो को लेकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि पाब्लो सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं था और अगर इसी तरह से कत्ल होते रहे तो गावेरिया की कुर्सी भी चली जाएगी। तभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस गावेरिया से बात करता है और उन्हें नेगोशिएशन के लिए समझाता है, लेकिन गावेरिया को अब नेगोशिएशन नहीं बल्कि पाब्लो चाहिए था। अगले सीन में हम पाब्लो को देखते हैं, जो आराम से अपनी जेल में रह रहा था। यहाँ पाब्लो अपने आदमियों के साथ मजे से अपनी जिंदगी काट रहा था। इसको ना तो किसी बात की चिंता थी और ना ही किसी चीज की जरूरत, क्योंकि इसकी जरूरत का हर सामान यहाँ पर मौजूद था और जो नहीं था वो जल्दी ही मंगवा लेता था। तभी एना पाब्लो को फोन करके पूछती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स जेल की तरफ आ रहे हैं। पाब्लो एना की बात सुनकर हैरान रह जाता
जाता है और जल्दी से फोन काट देता है। हालांकि सोल्जर्स पाब्लो को मारने के लिए नहीं आए थे, उनको तो बस इतना ही ऑर्डर मिला था कि इस जेल पर नजर रखना, कोई भी ना तो अंदर जाए और ना ही बाहर आए। इसलिए सभी सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। तभी रात के वक्त वाइस प्रेसिडेंट युगाडो पाब्लो की जेल के बाहर पहुंच जाता है और सोल्जर्स से पूछता है कि तुमने अब तक पाब्लो को पकड़ा क्यों नहीं। फिर जवाब में सोल्जर्स कहते हैं कि हमें यहाँ की निगरानी करने के लिए भेजा गया है, ना कि पाब्लो को पकड़ने के लिए। फिर युगाडो खुद पाब्लो से बात करने के लिए जाता है, क्योंकि तभी तो ये जंग खत्म होगी। लेकिन कमांडर युगाडो को मना कर देता है कि तुम अंदर मत जाओ वरना पाब्लो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन युगाडो उसकी बात नहीं मानता और पाब्लो से बात करने के लिए जेल में चला जाता है। अब पाब्लो के आदमी बाइज्जत युगाडो को अंदर करते हैं, जिसके बाद युगाडो पाब्लो को शांति रखने के लिए समझाता है। लेकिन पाब्लो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर आकर ये बात मुझसे कहे तो मैं उनकी बात जरूर मानूंगा। लेकिन युगाडो को अच्छी तरह से पता था कि ये काम मुमकिन ही नहीं हो सकता, जिसके बाद वो जेल से जाने लगता है। लेकिन तभी पाब्लो के आदमी उसको रोक लेते हैं। अब युगाडो यहाँ पर फंस गया था, क्योंकि पाब्लो की जेल में सिर्फ उसी का राज चलता है। दूसरी तरफ एना मर्फी को लेकर परेशान हो रही थी। तभी कीनिया एना को समझाता है कि यकीन मानो मर्फी को कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही उसको ढूंढ निकालूंगा। लेकिन कीनिया और एना दोनों ये बात नहीं जानते थे कि मर्फी जिंदा है भी या नहीं। दूसरी तरफ पाब्लो युगाडो को शांति से बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसको एक फोन लाकर देता है और कहता है मेरे सामने गावेरिया को कॉल करो। अब मजबूरी में युगाडो को पाब्लो की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो गावेरिया को फोन करने लगता है। लेकिन गावेरिया को जैसे ही एहसास होता है कि युगाडो को पाब्लो ने पकड़ लिया है तो वो तुरंत ही फोन काट देता है। अब गावेरिया के फोन काटते ही पाब्लो गुस्से में आ जाता है और अपने ही एक आदमी को जोर से थप्पड़ देता है। दूसरी तरफ गावेरिया भी अब टेंशन में आ गया था, क्योंकि इस बार पाब्लो ने हद पार कर दी। फिर वो तुरंत ही अपनी स्पेशल फोर्सेस को बुलाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अब आखिरी जंग का समय आ गया है। अब इस जंग के बाद ही फैसला होगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। फिर पाब्लो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि युगाडो को जाने मत देना, क्योंकि वो मेरे लिए तुरुप का पत्ता है। अगले सीन में हम मर्फी को देखते हैं, जो अब वापिस आ चुका था। फिर कीनिया उससे मिलने के लिए जाता है। दरअसल मर्फी को पाब्लो के लोगों ने नहीं बल्कि पाचो ने उठवाया था, क्योंकि वो मर्फी के साथ एक डील चाहता था। दरअसल पाचो और काली कार्टेल शुरू से ही पाब्लो से नफरत करते थे और इसीलिए पाचो मर्फी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें उन मरे हुए पुलिस वालों के लिए और उनकी फैमिली के लिए पाब्लो को खत्म करना होगा। लेकिन मर्फी उसको कोई भी कंफर्म जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि ये काम कैसे होगा। लेकिन बदले में वो पाचो से वादा करता है कि मैं अब और खून खराबा नहीं होने दूंगा। फिर जब मर्फी और कीनिया बाहर जाने लगते हैं तो मर्फी कीनिया का गला पकड़ लेता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। दरअसल पाचो को मर्फी की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि कीनिया ने ही दी थी, क्योंकि कीनिया भी बस एक ही बात चाहता है कि पाब्लो एस्कोबार की मौत हो जाए। फिर कीनिया मर्फी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मर्फी गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं गावेरिया के भेजे हुए ऑफिसर्स पाब्लो की जेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर पाब्लो अपने आदमियों को भी हथियार बाहर निकालने के लिए कहता है, जिसके बाद वहां जंग शुरू हो जाती है। आज पहली बार इस जंग में पुलिस का पलड़ा भारी था, क्योंकि पाब्लो के लोग जेल के अंदर फंसे हुए हैं। तभी स्पेशल फोर्सेस एक एक करके उन सभी को खत्म कर देती है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस युगाडो को बचा लेती है। लेकिन इसी दौरान पाब्लो टनल से होकर जंगल में भाग जाता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी ऑफिसर्स पाब्लो को पकड़ नहीं पाते, लेकिन उनको इस बात की खुशी जरूर थी कि युगाडो की जान बच गई। तभी जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात ये थी कि पाब्लो एस्कोबार आगे क्या करेगा। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं मर्फी वापस से अपने घर पर आ जाता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। अब भले ही मर्फी पाब्लो को नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसने और बाकी पुलिस टीम ने पाब्लो के सभी आदमियों को मारकर ये जंग जीत ली थी। और इसी के साथ नार्कोस के फर्स्ट सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं आपको पता चल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।